हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी भाई लाइव है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह क्लियर है। राकेश कुमार, रिंकेश भाई गुड इवनिंग, लक्ष्मी नारायण जी सबको मेरा नमस्कार। एक बार भैया जल्दी से कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपका लगा देता हूं आज का पेपर। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम 2024 के जो पेपर हुए हैं, जी हां दोस्तों, 2024 के अंदर रेलवे ने लगभग 62 पेपर कराए हैं। उन 62 पेपरों का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और धीरे 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 हमने जो टारगेट बना रखा है उस टारगेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। दोस्तों, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज आ रही है कि सर 2022 वाले 99 पेपर और करा दीजिए, क्योंकि ये बात तो मैं भी कह रहा हूं, हर क्लास के अंदर कह रहा हूं कि ग्रुप डी 2022 के जो 99 पेपर है वो तो करने हैं। इसलिए करने हैं कि उनसे अच्छे पेपर मैंने तो आज तक नहीं देखे ग्रुप डी के हिसाब से। प्यारे विद्यार्थियों, अगर समय मिल जाए, अगर आपको समय मिल जाए तो ग्रुप डी 2018 के अंदर, जी हां, ग्रुप डी 2018 के अंदर 135 पेपर हुए थे दोस्तों। अगर आपको समय मिल जाए तो उन पेपर को भी कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा एक बार आपको मैं बैनर दिखा देता हूं क्या चीजें हैं। आज हम करेंगे पेपर नंबर, आज हमारा होगा पेपर नंबर 33। जो 62 पेपर की हम बात कर रहे थे उसका ये 33वां पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, एएलपी के 18 पेपर हो चुके हैं, 15 पेपर हो चुके हैं और आज ये टेक्नीशियन का 18वां पेपर है। आज की क्लास में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये 18वां पेपर है और हम हर पेपर में टेक्नीशियन के अंदर 40-40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहां 20 नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके आपको पूरा पेपर में सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं दोस्तों। ये मेरी हाथ से लिखी गई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 2 किताबें हैं। आप इनको हमारे डाबरा क्लासेज जयपुर से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। दोनों किताबों में लगभग 700 से ज्यादा पेज हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं और एनसीईआरटी को भरपूर तरीके से मैंने इसमें लिखा है। अगर किसी को इसका डेमो देखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं इसके आपको 10, 20, 30 पन्ने भेज देता हूं, आप उनको देख लेना। अगर आपको वो चीजें अच्छी लगे लगे तो आप मंगा लीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा है। जी हां, ये हाथ से लिखी हुई किताब है, पूरा एनसीईआरटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 2 किताबें हैं। जी हां, अगला, अगर किसी भी भाई को साइंस पढ़ना है तो वो साइंस का कंप्लीट रिकॉर्डेड, क्योंकि अब समय बिल्कुल पीक टाइम आ गया दोस्तों, पीक टाइम चल रहा है। तो मैं तो आपसे कहता हूं ये मेरे साइंस का रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी चल रहा है शाम को 6 बजे से। रिकॉर्डेड बैच की फीस 299 है, 1 साल की वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको साइंस की 200 घंटे की क्लास दे रहा हूं। साइंस की 200 घंटे की क्लास है, आप रोज के कम से कम 2 क्लास पढ़िए, कम से कम 2 घंटे की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके विज्ञान का रिवीजन होगा। मात्र 299 रुपए के अंदर आप इस साइंस को पढ़ सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर कुछ भी चीज पूछनी है तो आप यहां से पूछ सकते हो। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब पेपर करते हैं स्टार्ट दोस्तों। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024 लगभग पूरी हो रही है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छे से एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। लगभग 1.25 घंटे के अंदर हम इस पेपर को पूरा कर लेंगे अच्छे से समझते हुए।
तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, प्राकेंद्र की कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ये मैं कहूं तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्वेश्चन है। चलिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। कल भी क्वेश्चन आया था इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने आपको कल भी बताया था, इसके अंदर एक तो एक केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, साथ में जो मुख्य कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःपिंडीय जालिका है, मुख्य कोशिकांग यहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो आराम से पढ़िए, झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये लाइन गलत है। झिल्ली द्वारा आबद्ध बंधे हुए कोशिकांग यहां मेनली नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक ही गुणसूत्र होता है, अगर आपको पता हो तो ये लाइन सही है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन आता है? प्रोकैरियोटिक जीव में आता है नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे इनके अंदर एक गुणसूत्र पाया जाता है। बाकी का आगे के तीनों जो लाइन है ये आपकी क्या है? गलत है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में ही सीख लीजिए। जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दोस्तों, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये साधारण सी परिभाषा एक तरह से हमारे अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में लिखी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखना फिक्स है। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां। जी हां, आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, में किसका स्त्राव नहीं करती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको सीधी भाषा में बताऊं तो हमारे आमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, हमारे आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हमारे आमाशय से श्लेष्मा का भी स्त्रवण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लार का स्त्रवण यहां से नहीं होता है। आपको एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लार जो है दोस्तों, लार ग्रंथियों से निकलता है। हमारी मुख्य गुहा के अंदर, यह है माउथ कैविटी, हमारी मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और उन ग्रंथियों से लगातार लार का स्त्रवण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, बोला जा रहा है कि उसका प्रतिबिंब जो है वो उसी दिशा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसी दिशा में। तो कह रहा है कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? दोस्तों, दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, जो कि आपको नहीं दे रखी। अगला फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u। प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण की बात हो रही है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्लस माइनस का खेल है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये जो पोल होता है, अगर पोल के इधर कोई वस्तु रखी है तो ये जो बिंब दूरी है, ये बिंब दूरी भी माइनस में लेनी है। इधर उसने बोला है कि प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी भी आपको माइनस में लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, यहां पे दोस्तों जो बिंब दूरी है वो -20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा
और आराम से लिख लो साफ सुथरा, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करके बता देता हूं, माइनस वी अपॉन यू वाले फॉर्मूले से। माइनस को चलने दो साथ में, इधर -40 बटे में -20। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी माइनस बचेगा, तो आवर्धन क्षमता का मान होगा -2, -2। प्यारे विद्यार्थियों, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन राशि है। दोस्तों ध्यान रखना, उल्टा सीधा मत करना। ये जो आवर्धन क्षमता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ भाई, देखिए छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी के पेपर हो, चाहे टेक्नीशियन के पेपर हो, चाहे लोको पायलट के पेपर हो, चाहे जेई के पेपर हो, आपको बार बार एक ही लाइन में कह रहा हूं, इन चारों पेपरों में 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पूछी जाती है। आप इन चारों की प्रैक्टिस एक साथ कर लीजिए। अगर ग्रुप डी का पेपर कर रहे हो वो इन चारों में हेल्प करेगा, लोको पायलट के पेपर कर रहे हो इन चारों एग्जाम में हेल्प करेगा, टेक्नीशियन के पेपर कर रहे हो इन चारों एग्जाम में हेल्प करेगा, जेई का चारों एग्जाम में। भाई किसी भी एग्जाम का पेपर आप कर रहे हो, आपकी चारों एग्जाम में हेल्प करेगा, ये मैं कह रहा हूं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि सर ये टेक्नीशियन वाला पेपर है मेरे ग्रुप डी के काम में आएगा। 100% बोले तो 101% आपको ये चारों एग्जाम में हेल्प करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। आराम से पढ़िए, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, सही है लाइन तो, और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। शायद मुझे लग रहा है कि नीचे बढ़ने से पहले आपके 5वें क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। आपको यहां से आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। द्रव्यमान जो कि एक अपरिवर्तनशील राशि होती है दोस्तों, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। प्यारे प्यारे नहीं भाई, भार, वेग और गुरुत्व नहीं, क्या कर रहे हो यार, मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक तो होता है द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, तो अब आप इसको कहीं भी लेके जाओ, किसी भी ग्रह पे लेके जाओ, चाहे ध्रुवों पे जाओ, कहीं भी जाओ, इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तनशील राशि है, बदलती नहीं है। द्रव्यमान जो है साथ में अदिश राशि भी है, अदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है, साथ में अपरिवर्तनशील राशि है, अपरिवर्तनशील राशि है, ये बदलती नहीं है। एक होता है भार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं भार की बात करूं तो भार, भार जो है इसको हम न्यूटन में मापते हैं। भार एक प्रकार का बल होता है। तो आपको पता है कि बल सदिश राशि है, जी हां, तो भार भी सदिश राशि है। सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, जी हां, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। सर बल F बराबर तो mg होता है या ma होता है? प्यारे विद्यार्थियों, यहां भार W बराबर mg होता है, यहां भार W बराबर mg होता है। मतलब कहीं ना कहीं भार जो है वो द्रव्यमान और g पर निर्भर करता है। जी हां, भार जो है द्रव्यमान और g दोनों पे निर्भर करता है। इसका मतलब द्रव्यमान बदलेगा तो भार बदलेगा, जी का मान बदलेगा तो भी भार बदलेगा। तो इस तरह से यहां पे आपका पहला ही कथन सही है, सी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, गैस से जब द्रव बदलता है तो इसको क्या कहते हैं, और द्रव से जब ठोस बनता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको पता है जब कोई ठोस द्रव में बदलता है
ठोस से द्रव बनता है तो इसको बोलते हैं संगलन। इसको बोलते हैं संगलन, ठोस से द्रव, संगलन। प्यारे विद्यार्थियों, जब द्रव से गैस बनती है तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है ये भी। अब वापस प्यारे विद्यार्थियों, वापस गैस से द्रव बनता है। वापस गैस से जब द्रव बनता है तो इसको बोलते हैं संघनन। संघनन। प्यारे विद्यार्थियों, जब द्रव से वापस ठोस बनता है, बर्फ बनती है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना, ठोस से डायरेक्ट गैस का बनना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से डायरेक्ट ठोस का बनना, गैस से डायरेक्ट ठोस का बनना जैसे ड्राई आइस, इसको बोलते हैं निक्षेपण। ये 6 शब्द है जो कि लगातार हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आपकी कहानी ये है कि गैस से द्रव का बनना, 2 चीजें यहां पे पूछ रहा है। गैस से द्रव का बनना संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसके अलावा द्रव से ठोस का बनना, द्रव से ठोस का बनना फ्रीजिंग या जमना या ठोसीकरण कहलाता है। एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जवाब होगा। अमित भाई बहुत बढ़िया, प्रीति आर्य जी, रानी गोस्वामी जी, हेमराज भाई, रितेश कुमार जी, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों आज फिर ग्रुप डी की सुनवाई हुई थी, लेकिन ग्रुप डी की सुनवाई हो रही है, आपको सबको पता है, लेकिन इतना भी हमको पता है कि कहीं एग्जाम डेट डायरेक्ट नहीं आ जाए, इसलिए हम तो आपसे बस यही कहते चल रहे हैं कि बस आप पढ़ते रहिए, बाकी की चीजें चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्नलिखित में से किस अनुवर्तन, प्यारे विद्यार्थियों, किस अनुवर्तन के कारण होती है? हमारी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के अंदर कुछ अनुवर्तन गति दे रखी है। अनुवर्तन गति जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, यहां पर आपका सही जवाब होगा गुरुत्वानुवर्तन इस क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, प्यारे विद्यार्थियों ये पौधा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी जाता है और ये पौधा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में भी वृद्धि करता है। तो ये बोलते हैं इसको, ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि कर रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन, और ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं इसको, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तना तना, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ये 2 शब्द है, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, एक है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। 8 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। द्रव्यमान m का एक पिंड और द्रव्यमान 4m का एक पिंड समान ऊंचाई से गिराया जाता है। दोस्तों एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 4m है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, दोनों पिंडों द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा अगर वायु प्रतिरोध नहीं है, अगर बाह्य बल नहीं लग रहा। मेरे भाई एक लाइन दी है इसमें, अगर ये फ्री फॉल में गिरते हैं, अगर इन पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो ये सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगे। दोनों 2 सेकंड ऐसे समझ लो, अगर दोनों यहां से 2 सेकंड में ये गिरेगा तो 2 सेकंड में ही ये गिरेगा। इनका अनुपात चलेगा 1:1। कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि जो बाह्य बल है वो इस पर 0 मान के हम चल रहे हैं तो ये सेम टाइम पे नीचे आएगा। चाहे कागज हो, द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये सेम टाइम पे नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। प्लीज आपको इतना सा देखना है इस क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा जो है ये द्रव्यमान के समानुपाती है और गतिज ऊर्जा जो है ये वेग के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती को हम
अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो आराम से पढ़िए, गतिज ऊर्जा इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, लेकिन इसके वेग के नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के देखिए व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ये भी गलत है। इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के, सी ऑप्शन पकड़िए प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी पकड़िए, सी पकड़िए, सी पकड़िए प्यारे विद्यार्थियों। गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सी राइट है, सी ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन कार्बन के एक ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनने की अद्वितीय, भैया आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा। कहते हैं कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। लगातार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है ये शब्द श्रृंखलन। क्वेश्चन नंबर 11, एक दंत चिकित्सक आमतौर पर कौन से दर्पण का उपयोग करता है? दोस्तों ये अपने जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आप बात को समझिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है, प्लीज, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई देता है। ध्यान से सुनो इस लाइन को प्यारे विद्यार्थियों। दांत वाला डॉक्टर क्या करेगा, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है उसको, छोटी चीज उसको बड़ी देखनी है। जैसे दांतों में कोई कीड़े वगैरह लग रहे हैं ना, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। तो छोटी चीज को बड़ा करके कौन दिखा सकता है, केवल और केवल अवतल दर्पण। प्यारे विद्यार्थियों एक बार थोड़ी सी बात सुनो मेरी, समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब बराबर बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। तो आपको क्या करना है, छोटी चीज बड़ी करके देखनी है। तो ऐसे में आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है। स्थिति नंबर 6 भाई राजवीर, राजवीर भाई स्थिति नंबर 6, अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? अभी कल की परसों की बात है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए आपने धातु को शुद्ध मान लिया, कहते हैं ये शुद्ध धातु है, लेकिन नहीं, उसको और फिल्टर करना है। तो ऐसे में हम ऐसे धातुओं के शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। आपको पता होगा वहां पे आपने एक कैथोड लगाई थी, एक एनोड लगाई थी, और उससे धातु का लवण वहां पे यूज किया था। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का हम यूज करेंगे धातुओं। और एक शब्द और आया था एनोड पंख, एक शब्द और आया था एनोड पंख। प्यारे विद्यार्थियों वे अशुद्धियां जो जल में अघुलनशील है वो एनोड के नीचे जाके जमा हो जाती है, जिसको आपने एनोड पंख शब्द याद रखना भैया। एक था गैंग, गैंग अलग शब्द है, गैंग अलग शब्द है। अयस्क में जो अशुद्धि होती है, अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको बोलते हैं गैंग। चलिए, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है P बराबर 1/f होता है, लेकिन यहां पर आपको f निकालना, f बराबर होता है 1/p। दोस्तों यहां पे 1 की जगह 1 जाएगा और ये भी +1 है, तो फोकस दूरी आपका प्लस में 1 मीटर लिखना है, प्लस में 1 मीटर, प्लस में 1 मीटर होगा, फोकस दूरी होगा 1 मीटर प्लस में। क्वेश्चन नंबर 14, एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है। भैया जैसे ही सामान उठाने की बात आती है, मैं तो कह रहा हूं मेरे विद्यार्थियों को अब तो पता चल गया होगा, जैसे ही सामान उठाने की बात आती है तो हमारे विद्यार्थियों को एक पता चल चुका है, सर 100% यहां पे फॉर्मूला W बराबर mgh वाला काम करने लग जाएगा। दोस्तों एक कुली है जो 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को उठाता है, लेकिन एक कलाकारी आजकल हो रही है, जी की जगह पे जी ही लिखना होता है, जी की जगह पे जी ही लिखना होता है, जी का मान नहीं दे रही है, और उसको 1 मीटर की हाइट पे ले जाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब होगा 10 जी जूल, 10 जी जूल, 10 जी जूल, 10 जी जूल। जी हां दोस्तों, अब मुझे एक बार फिर से जितने भी भाई लाइव है
ईमानदारी के साथ बताइए, अगर आपने पूरे 33 पेपर देखे हैं तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया कि क्वेश्चन ये है, इसका ये जवाब है। मतलब आपको एक थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर इस तरह का जवाब हमें देना है। क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया, आपको यह भी पता है। ईमानदारी के साथ बताइए, जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, दुनिया भर के प्रैक्टिस पेपर करो। 99 पेपर ग्रुप डी 2022 के, 62 पेपर ये, और 135 पेपर ग्रुप डी के कर डालो, आनंद आ जाएगा, सच बता रहा हूं। दह प्रैक्टिस और कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और जो भी नई चीज मिले ना, उसको अलग से उस पर गोला लगा लो या उसका फोटो ले लो, उसको एक जगह सेव कर लो कि यार ये नई चीज है, ये नया प्रश्न है, उसको एक अलग से गोला लगा के पटक लो। और अगर चैनल पे कोई नया भाई है तो ठीक है, आप पेपर करो, लेकिन आपसे मैं आज फिर कह रहा हूं, आपके पास अगर समय है तो आप एक बार विज्ञान पढ़ लीजिए। हमारी फीस है 299। एक बार विज्ञान का रिवीजन कर डालो, क्योंकि मेरे पास है 200 घंटे की विज्ञान। 200 घंटे की विज्ञान को आप 100 दिन में पढ़ डालो। एक दिन में 2 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ये तो फालतू की बात होती है। एक दिन में 2 क्लास पढ़ लो, 100 दिन में पूरा रिवीजन साइंस का हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस पेपर करते रहो भैया, नए स्टूडेंट्स के लिए बार बार कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, क्षार के साथ एक धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई, एक क्षार लेना है, इसकी क्रिया करानी है धातु ऑक्साइड के साथ में, धातु ऑक्साइड के साथ में, धातु ऑक्साइड के साथ। एक बात समझाऊं? ठीक है, ये तो हो गया क्षार, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया क्षार। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जी हां मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, नहीं नहीं, ए धातु है, ए धात्विक है, ए धात्विक है, ए धात्विक है, पहले इसको ए धात्विक करो। ए धात्विक ऑक्साइड है, सॉरी, इसको ए धातु करो, ए धातु ऑक्साइड है, ए धात्विक ऑक्साइड है ना, ए धात्विक ऑक्साइड है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ए धात्विक ऑक्साइड। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में ऐसे समझ लो कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां से थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। पहला कथन, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। मेरे भाइयों, आपको मैंने साधारण बना दी इस क्वेश्चन को। जब कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। थोड़ा सा समझ लो मेरे कहने से। दोस्तों, यहां अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जा रही है तो लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण की परिभाषा यही तो है। इसके बाद अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। चलिए, आप में से कोई भी एक भाई मुझे कमेंट करके बताएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, हाँ बताओ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति न तो अम्लीय होती है न क्षारीय होती है मेरे भाई, उदासीन प्रकृति का होता है। ये न्यूट्रल उदासीन प्रकृति का होता है। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और लगा देता हूं मैं यहां पर। इन 3 चीजों की प्रकृति आपको वैसे डायरेक्ट पता है, मुझे पता है। एक तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है जिंक ऑक्साइड और एक है लेड ऑक्साइड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों की प्रकृति कैसी होती है तो आप सबको पता होना चाहिए। ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, एम्फोटेरिक प्रकृति के होते हैं, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करते हैं, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये तीनों कैसे होते हैं? ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। बस बाकी का आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल तनाव मत लो दोस्तों, ये हमारी पादप कोशिका है। पादप कोशिका है। आपको ये तो पता है कि पादप कोशिका में सबसे बाहर होता है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति होती है। यहां पर सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है, सेल बाल है ये। और इसके अंदर, जी हां, इसके अंदर आपको दिखाई देगी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स दिखाई देती है। तो अंदर है कोशिका झिल्ली, और ये पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली के बाहर प्यारे विद्यार्थियों कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल बाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पादप कोशिका को एक बाह्य आवरण मतलब सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। चलिए अब आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सबको पता होना चाहिए कि ये सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कवक जो होते हैं दोस्तों, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बात है सेल मेम्ब्रेन्स की, कोशिका झिल्ली की, तो ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। अंकित कुमार जी, आपको भी भाई नमस्कार मेरा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार जितने भी भाई लाइव है, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से पढ़ लो, चेक कर लो और जवाब ढूंढिए इसका। सभी भाई आराम से क्वेश्चनों को करते रहो। अगर आप उल्टे सीधे क्वेश्चन जवाब करोगे, कमेंट करोगे, तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप पढ़ने आ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिसका मन नहीं है वो हट जाइए, है ना। तो वो आपकी मर्जी है। बाकी की बस मेरा तो यही है कि आप विद्यार्थी है, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा लगे तो पढ़ लो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा कोई आ गया, कोई लड़की का नाम दिख गया, है ना, तो उसको देख के कमेंट कर रहे, अरे यार 21वीं सदी में जी रहे हो यार आप। नहीं भाई, एक बार चेक करिए यार, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन प्रकृति का होता है। एक बार चेक करो, बुक में गलत लिखा हो सकता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसको उदासीन कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक नहीं है, आप एक बार इसको चेक करिए। देखिए 5 किलोग्राम, सीख लो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा सीख लो। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये दो नहीं है एक्चुअली, ये मात्रक है, ये मात्रक है, ये है ना, ये ऐसे है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये मात्रक है, ये दो नहीं है ना। पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है। ये पहला काम हो गया। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला जो बल है
बल F बराबर ma होता है, आपको पता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां पे द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, त्वरण दे रखा है 10, तो यहां पे बल जो लगेगा वो 50 न्यूटन लगेगा। पहली वस्तु की बात क्लियर है, समझो क्वेश्चन को। यहां दो वस्तुओं की बात हो रही है। पहली वस्तु पे लगाया गया बल 50 न्यूटन होगा। देखो, यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लेना है और ये बल आ गया अपना, अब वस्तु दूसरी शुरू होती है, दूसरी वस्तु, और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर प्रति सेकंड से त्वरण आ रहा है, तो दूसरा बल कितना हुआ? फिर से दोबारा F बराबर ma। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना ले रहे हो? 10 किलोग्राम ले रहे हो। कितना लगा रहे हो? त्वरण कितना है यहां पे? 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह है 120 मीटर 120 न्यूटन। दूसरी वस्तु का बल आता है 120 न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं। द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम और त्वरण दे रखा है 12 धाई के 120 न्यूटन। अब ये कह रहा है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्यारे विद्यार्थियों, पहली वस्तु के लिए बल कितना लगा? 50 न्यूटन। दूसरी वस्तु के लिए बल कितना लगा? 120 न्यूटन। तो दूसरा बल ज्यादा है पहले बल से, दूसरा बल ज्यादा है पहले बल से, दूसरा बल ज्यादा है पहले बल से। इस क्वेश्चन का एकदम साधारण सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चेक करना है, यहां पे दो क्वेश्चन दे दिए, यहां पे आपको दो क्वेश्चन दे दिए, पहली वस्तु पे लगने वाला बल, दूसरी वस्तु पे लगने वाला बल। अब यहां पे नहीं भाई, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा श्याम प्रकाश जी। दूसरा बल ज्यादा है, दूसरा बल ज्यादा है, दूसरी वस्तु पे 120 न्यूटन लग रहा है, पहली वस्तु पे 50 न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी एक क्या है? देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। ये क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी इकोसिस्टम से है। कहते हैं ना, जैसे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ये पौधा 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 बोले तो ये है हमारा उत्पादक। ठीक है, ये पौधा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी पौधे से मधुमक्खी अपना भोजन प्राप्त करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पौधे से मधुमक्खी अपना भोजन प्राप्त करेगी, तो ये क्या हो गया? ये आपका उपभोक्ता हो गया। कैसा उपभोक्ता हो गया? ये है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। ये कैसा उपभोक्ता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। इसका भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी उत्पादक से शुरू होती है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता भी हो सकता है, फिर लास्ट में आता है अपघटक। अपघटक में आते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, जो कि कोई भी जीव खत्म होता है तो उसको एक तरह से अपघटित कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही लड़कियों की उम्र 12 साल या 12 साल के 18 साल के बीच में जब चलती है, तो ये परिवर्तन होते हैं। उनकी त्वचा ऑयली हो जाती है, रजोधर्म मतलब एक तरह से जो रज चक्र की क्रिया है वो शुरू हो जाती है, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, आवाज का फटना, ये इसका लक्षण नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका लक्षण नहीं है दोस्तों। 20 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है दोस्तों। यह साबुन की परिभाषा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। यह साबुन की परिभाषा है। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक न्यूटन था। दोस्तों, ये जो अपना प्रिज्म है, श्वेत पारदर्शी प्रिज्म है। जब इसमें से हम प्रकाश गुजारते हैं
तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। दोस्तों इस प्रयोग को या इस घटना को सबसे पहले न्यूटन लेके आया था। इस घटना को सबसे पहले न्यूटन लेके आया था। ये एक फैक्ट है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? करो इस क्वेश्चन का जवाब दो एक बार। हाँ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, आराम से कर लीजिए। पेपर आपका रिदम बहुत अच्छा हो चुका है, आवाज बदलती नहीं है। वो काम आवाज का फटना वाला शब्द नहीं है, आवाज का पतला होना ये इनका एक नेचुरल लक्षण है। ये जन्म से ही ये कहानी उनके साथ जुड़ जाती है, आवाज का पतला होना। फटना शब्द कहां सुन लिया, आवाज का फटना। देखिए दोस्तों, अगर आपको लेंस की क्षमता निकालनी है तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो फोकस दूरी दे रखी है -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को मीटर में बदल लेना। जी हां दोस्तों, फोकस दूरी को मीटर में बदल लेना। 25/100, 25/100, 25/100, तो 25 तो यहां लिख देता हूं और इस 100 को ऊपर ले जाता हूं। ठीक है ना, 100 को ऊपर ले जाता हूं, 25/100 है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा -4 डायप्टर। -4 डायप्टर दोस्तों, 25/100 1/4 कह सकते हो इसको, तो ये घूम के 4 ऊपर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? दोस्तों भार 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 W बराबर होता है mg। भार W बराबर होता है mg। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भार ज्ञात करना है तो आपको द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान दे रखा है 3 किलोग्राम, ठीक है, और जी का मान लगा दो, या तो 9 लगा दो, 9.8 लगा दो सीधा ही। पृथ्वी की बात हो रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो भैया 30 के आसपास का जवाब देख लीजिए कितना होगा। इसका सही जवाब 29.4 न्यूटन। इसका सही जवाब बनेगा 29.4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको टॉप लिस्ट में रख लेना, काम आएगा ये क्वेश्चन है ना जो। प्यारे विद्यार्थियों, कीटोन ऑन ऑन, इसका जो अनुलग्न होगा, पीछे पीछे जो शब्द बोलता है कीटोन, तो ऑन सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में जोड़ दो इसको, ए के साथ इसको जोड़ दो बी को, कीटोन ए के साथ बी को जोड़ दो, ए के साथ बी को जोड़ दो। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एल्कीन। इन 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 एल्केन, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दो के साथ सी को जोड़ दो, दो के साथ सी को जोड़ दो, दो के साथ सी को जोड़ दीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड, एल एल एल, सी एच ओ समूह, सी एच ओ, एल एल लगता है पीछे, एल्डिहाइड, फार्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तीन के साथ ए को जोड़ दो, तीन के साथ ए को जोड़ दो, तीन के साथ ए को जोड़ दीजिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ओइक एसिड दोस्तों। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। ये कुछ क्रियात्मक समूह दे रखे हैं दोस्तों, जैसे एल्केन, उसके पुच्छी पे क्या आता है एन, एल्कीन पुच्छी पे क्या आता है इन, एल्काइन पुच्छी पे क्या आता है, पुच्छी मतलब पीछे वाला, आइन आइन आइन। कर लो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, बस यही है। ये प्रैक्टिस आप नहीं करोगे इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी हो गई। 100 में से 10 बच्चे हो सकते हैं जो पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं करता प्रैक्टिस, सीधे पेपर देने चले जाते हैं। भाइयों प्रैक्टिस, बस मैं तो आपसे यही कहता रहूंगा, ये जो प्रैक्टिस है ना, आप जिस दिन पेपर में बैठोगे ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले उत्तर नहीं पता लग जाए तो मेरी गारंटी है, अगर 40 क्वेश्चन टेक्नीशियन में आ रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, आज कह रहा हूं आपसे मैं। लेकिन उसके पीछे एक ही चीज है जिसका नाम है प्रैक्टिस।
100% दावे के साथ कह रहा हूं, 40 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको पेन भी नहीं चलाना होगा। चलिए, विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहते हैं? कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी। प्यारे विद्यार्थियों, बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा ही नहीं था, वो तो कोशिका भित्ति को देखकर ही कोशिका बोल रहा था। बाद में पता चला था इसके बाद। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका के अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? साइटोलॉजी नाम देते हैं। कोशिका की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर कोशिका की बात करूं कि जीवित कोशिका की खोज जो है वो 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। एक कोशिका सिद्धांत भी आता है जिसे 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिकाओं को एक साथ जुड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति नहीं, यहां 2 व्यक्ति काम करते हैं, एक व्यक्ति नहीं। परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र हो जाती है। बात तो सही है। परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि दर मंद हो जाती है। नहीं। परिपक्वता के समय मनुष्यों में प्रजनन ऊतक, भाई साहब ऑप्शन नंबर बी पकड़ लीजिए। परिपक्वता के समय मतलब ये बात हो रही है 12 से 18 साल की उम्र में। प्यारे विद्यार्थियों, परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर जो है वो तीव्र होने लगती है। ऐसा आपने सुना होगा, जैसे ही बच्चा यौवना आरंभ की अवस्था में आता है, 12-13 साल की उम्र में जाता है, तो अचानक उसके शरीर में बहुत सारी वृद्धियां देखने को मिलती है। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? देखो भाई, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियों को देखने का काम, ठीक है, और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्राय प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। 3 महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है? दोस्तों, कहने का मतलब ये जो हमारी कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको देखने को मिलेगा। अब मेरी बात ये होगी दोस्तों, ध्यान से सुनने इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ये है, 3 कौन सी चीजें हैं जो इस कोशिका को, इसकी क्रियाओं को भी कंट्रोल करेगी, इसका हमारे एनवायरमेंट के साथ में भी रिलेशन रखती है? तो एक तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके 3 महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन कौन से हैं? नंबर 1 न्यूक्लियस या केंद्रक, जो कि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है इस कोशिका का इंजन, कहते हैं कोशिका को एनर्जी। और एक सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहीं ना कहीं बाहर की चीजों को अंदर की चीजों से क्या करती है? सेपरेट करती है। तो यहां पर आपका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और गोल्जी ने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी पकड़िए। दोस्तों आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका द्रव्य लेना पड़ेगा। जी हां, कोशिका द्रव्य लेना पड़ेगा, कोशिका द्रव्य लेना पड़ेगा, कोशिका द्रव्य लेना पड़ेगा। ये यहां पे 3 क्वेश्चन है। यहां से क्या क्या लिया इन लोगों ने? माइटोकॉन्ड्रिया को लिया है, केंद्रक को लिया है और कोशिका द्रव्य को लिया है, ठीक है।
एक मिनट इसको चेक करते, 27 नंबर का क्वेश्चन, ये उत्तर क्या मानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली नहीं भाई, इसको छोड़िए, सी पकड़ना पड़ेगा इसको उत्तर। प्लाज्मा झिल्ली, ये आपको प्लाज्मा झिल्ली लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे भाई, बी वाले जो भाई है प्लीज थोड़ा सा सुनो। इन्होंने एक लाइन बोली है कि कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको काम करने के काम कंट्रोल करेगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली वो चीज है जो बाहर की चीजों को अंदर की चीजों से सेपरेट करेगी मेरा भाई को, ये प्लाज्मा झिल्ली तो लेना पड़ेगा। केंद्रक का काम है कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करना। और कोशिका द्रव को, प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका द्रव जो है ये एक तरह से कोशिका द्रव, इसके अंदर आपके ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी सेट किया है, लेकिन इसका सही जवाब इन्होंने सी माना है, एग्जाम ने तो सी माना है। देखिए, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां, इसको तो केंद्र कंट्रोल कर देगा। कोशिका का पर्यावरण के साथ रिलेशन है, इसको कोशिका झिल्ली देखेगी। ये है प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण क्रिया है, ये ही माना है, सी राइट है भाई। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वापस नजर आएगा ये क्वेश्चन। पेप्सिन एंजाइम हमारे आमाशय से निकलने वाला एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज, पेप्टोन और प्रोटीएज में तोड़ने का काम करती है, प्रोटीएज में तोड़ने का काम करती है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये हमारे कहां से निकलता है? आमाशय से। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है? सही कथन है, जिंक जो है, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। चेक कर लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। दोस्तों, जिंक और लेड, जिंक और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये रहा कॉपर और ये रही जिंक और लेड। ठीक है, पहला कथन तो सही है। जिंक और लेड कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है, ये तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया फिर तो। कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर CuSO4 के घोल में डुबेने पर लोहे की कील का रंग पीला हो जाता है? नहीं भाई, हल्का भूरा हो जाता है। ये एक ही कथन सही है, केवल ए ही सही है, केवल ए ही सही है भाई, केवल ए सही है। सही पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? सही तो पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, केवल ए सही है दोस्तों। कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की कील डुबेते हैं तो उसका कलर जो है ना वो नीले से हल्का महीन हो जाता है दोस्तों। एक ही सही है इसका तो आंसर। 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना कहते हैं। 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना कहते हैं। 22 कैरेट सोना, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? उत्तल दर्पण का काम है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना। एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाती है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाती है। ठीक है, 32 नंबर देखो। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का काम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? प्यारे विद्यार्थियों, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों ठंडे जल से, इनको ये और देना चाहिए, ठंडे जल से
तीव्र गति के साथ क्रिया करती है ये दो धातुएं, पोटेशियम सोडियम। कैल्शियम प्यारे विद्यार्थियों ये भी ठंडे जल से क्रिया करती है, लेकिन ये क्रिया धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। ऑप्शन में आपको सोडियम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भाई थोड़ा लेट जुड़ा है उनको बता दूं दोस्तों, हम कर रहे हैं 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन, जो कि लेटेस्ट पेपर है टीसीएस के। आज हम पेपर नंबर 33 का सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। लोको पायलट के 15 पेपर कराए थे अभी 2024 में, वो पूरे हो चुके हैं। टेक्नीशियन के 23 पेपर कराए हैं, जिसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये 18वां पेपर चल रहा है। तो मेरा ये है अभी उद्देश्य कि पहले एक बार लोको पायलट के पेपर हो चुके हैं, 23 पेपर टेक्नीशियन के हो जाने दो। उसके बाद मैं आपको जेई के 9 पेपर कराऊंगा, आरआरबी जेई 9 पेपर। अगर आप कहोगे तो जेई के पेपर रोक दूंगा, क्योंकि जेई में अभी काफी टाइम है। अभी दो चीज है, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों। जी हां, 2024 में 62 पेपर हुए हैं, इसमें से 15 पेपर लोको पायलट के थे जो मैंने करा दिए, 23 पेपर टेक्नीशियन के हैं जो मैं करा रहा हूं, 18वां पेपर चल रहा है, 5 पेपर और बचे हैं टेक्नीशियन के। इसके बाद आरआरबी जेई के 9 पेपर है, वो भी साइंस के पेपर है। आप कहोगे तो मैं जेई के पेपर रोक दूंगा और ग्रुप डी के पेपर 99 पेपर 2022 के 99 पेपर शुरू कर दूंगा, क्योंकि जेई में अभी समय है, जेई में अभी समय है। तो लोको पायलट हो गए, टेक्नीशियन हो गई। इसके बाद में अब मैं आप कहोगे तो टेक्नीशियन के 23 पेपर हो जाने तो 5 पेपर और है, 5 पेपर और है। कल भी पेपर कराऊंगा, कल भी पेपर कराऊंगा, ध्यान रखना संडे को भी पेपर कराऊंगा, कल भी पेपर कराऊंगा, संडे को भी पेपर कराऊंगा। फिर उसके बाद में टेक्नीशियन के पेपर हो जाने दो, फिर उसके बाद में मैं आपको ग्रुप डी के 99 पेपर ही कराता रहूंगा जब तक वो पूरे नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको विज्ञान एनसीईआरटी की किताब मंगानी है तो ये मेरा नंबर है 8233958002, ये नंबर है। आप इन पे बात करके इस किताब को ऑर्डर कर दो। ये 2 किताबें हैं, मैं आपसे कह रहा हूं सब कुछ लिखा हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इतनी साइंस मैंने इसमें लिखी है ना कि इससे ज्यादा मत पढ़ना आप। बहुत बढ़िया भाई रिंकेश भाई, बहुत बढ़िया। और मेरा जो साइंस का कोर्स है उसकी फीस 299 रुपए है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है डाबरा क्लासेस जयपुर के नाम से, ठीक है। ये पूरा साइंस है, लाइव भी चल रहा है, लाइव बैच तो चल ही रहा है। लाइव बैच अब वो स्टूडेंट ले रहा है जिसके पास समय है। देखो दोस्तों, आप भी समझते हो लाइव बैच को पूरा होने में कम से कम 6 महीना चाहिए, क्योंकि लाइव बैच हो चाहे रिकॉर्ड हो 200 घंटे। अब आप खुद बताओ, मेरी बात को समझो, लाइव तो वो चल रहा है मेरा बैच, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। अगर आपके पास समय है, 200 घंटे कितने होते हैं? 200 घंटे का मतलब है, सीधा सीधा सच बता रहा हूं, 6 से 7 महीना लगता है। ये रियलिटी है। अगर घास नहीं काटेंगे तो, घास नहीं काटेंगे तो 200 घंटे तो विज्ञान आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप लाइव बैच ले लो, लाइव बैच तो वो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव के साथ आपको मैं रिकॉर्डेड बैच दे रहा हूं, लेकिन अब वक्त है वीडियो पढ़ने का। आप डेली के कम से कम 200 घंटे ऐसे पूरे हो सकते हैं, एक दिन में 2 क्लास कम से कम करो और रिवीजन कर लो मेरे भाई। आप कितने भी होशियार हो, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अब रिवीजन कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। और पूरा विज्ञान रिवीजन कर लो आप। रोज के 2 वीडियो निकाल दो, हो जाएगा काम, पक्की बात है। रोज के 2 वीडियो निकाल दो, अपना काम हो जाएगा। एक बार तो विज्ञान का पूरा रिवीजन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34, एक पारिस्थितिक तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज ये अजैविक घटक है। मेरे दोस्त ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा है क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक है,
पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, ये जो जैविक घटक होते हैं ना, जैविक घटक बोल दो चाहे सजीव घटक बोल दो, ये दोनों तो एक ही शब्द है। जैविक घटक बोले तो सजीव घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जैविक घटक है। और अजैविक घटक के अंदर हमारे पहाड़, पर्वत, नदी वगैरह आती है। 35 नंबर, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें पानी है, जलीय विलयन की बात हो रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये NaOH बनेगा, साथ में यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? दोस्तों NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है ना, इसको घुमा घुमा के क्यों गलत कर रहे हो? क्लोर क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है ये। सोडियम क्लोराइड का जलीय अवघटन, मतलब पानी, सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ घोलो, फिर इसमें करंट छोड़ दीजिए। 36 नंबर, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सहपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा से संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं? देखिए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वयपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही गड़बड़ी हो जाए। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, सच बता रहा हूं, देखो बुरा मत मानना, ईमानदारी के साथ मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को नहीं लिख सकते अच्छे से। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? ये खुद से पूछो एक बार, अपने आप से हाथ रखो, देखो अपने आप से पूछो। सच बता रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं लिख सकते। मैं तो पूछता हूं, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? बस ये जवाब दो मुझे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन पादपों में फ्लोएम के द्वारा किया जाता है? मेरे भाई फ्लोएम की बात हो रही है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है जो पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। प्यारे विद्यार्थियों, एमिनो अम्ल और सुक्रोज भैया, ग्लूकोज जब इकट्ठा होता है ना तो वो सुक्रोज बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एमिनो अम्ल मतलब प्रोटीन और सुक्रोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये एक तरह के भोजन ही है। तो इनका परिवहन करने का काम कौन करता है? हमारा फ्लोएम करता है। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु कम अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देती है तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया ही तो कहते हैं। दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु जैसे कॉपर सल्फेट है, इसकी क्रिया लोहे के साथ कराते हैं तो ये लोहा क्या करता है? ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर के धक्का देके इसको फेंक देता है, तो ये तो फेरस सल्फेट बन जाएगा। और कॉपर को धक्का देके बाहर फेंक देंगे तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को धक्का देके बाहर फेंक देती है, यह है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड का क्वेश्चन आ रहा है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है, ये ही लाइन गलत हो गई। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है। दोस्तों, इसमें आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होते हैं,
सांस छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते, कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है और ले बैठेगा आपको। कभी कभी आपको ये जो नहीं है ना, नहीं है, ये और ले बैठेगा। एक आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट रहती है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, थोड़ी हमारी भी आत्मा खुश हो जाती है कि यार चलो ठीक है, बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है ना। तो बाकी हो सकता है कि आपका दिक्कत होती होगी अंगूठे वगैरह में, लेकिन फिर भी मैं तो आपसे कहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे तो आपकी मर्जी है, बाकी का हम भी आपके साथ घंटे 2 घंटे मेहनत करते हैं, तो उसके लिए एक लाइक बस और एक अच्छा कमेंट अगर आपको समय मिल जाए तो, बाकी आपकी मर्जी है। एक अच्छा कमेंट आप जरूर लिख देना जब भी जो भाई बाद में वीडियो देखते हैं, है ना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और आपका कोई भी अच्छा कमेंट है तो मैं उसको बच्चों के बीच में भी डालता हूं। तो जब भी आपको लगे कि हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी है, रेगुलर है, तरीके से है, और मैंने कल कही थी आपसे, जैसे ही एग्जाम की डेट आएंगी यूट्यूब चैनल पर ऐसे सारे टीचर आएंगे टर्राते हुए, आ जाओ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए, पेपर यहीं से आएगा, ये ही छपेगा, कुछ टर्राने वाले टीचर आएंगे। प्लीज ऐसे, चाहे मैं कह रहा हूं वर्तमान में जो टीचर आपके साथ रेगुलर तैयारी कर रहा है, रेगुलर आपके साथ मेहनत कर रहा है, उसके साथ आपको रेगुलर जुड़े रहना है। ऐसे नए टीचरों को मत पकड़ना एग्जाम की टाइम पे। कुछ लोग यूट्यूब का थंबनेल देखकर ही पागल हो जाते हैं, यही आएगा, यही छपेगा। अरे यार, यही कैसे छपेंगे, कहां से छपेंगे यही। तो ऐसे प्लीज मेरा यह है कि आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिससे भी आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, रेगुलर चलिए, उस टीचर के साथ जुड़ो जो आपके साथ रेगुलर है। नहीं तो एग्जाम की डेट आई और यूट्यूब चैनल पर धराधर ये लो, ये यही छपेगा पेपर, यही है, यही है। अरे दादा जय हो, है ना। तो ऐसे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजों से बचिए। आजकल तो विज्ञापन भी बंद कर दिए, ऐसे भड़काऊ विज्ञापन। दोस्तों एक सीधा क्वेश्चन है, एक परिपथ में 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में आपको जोड़ना है। तो 1/5, 1/10 और 1/20 ये आ रहा है 1/RT। ध्यान रखना 1/RT आता है ना। तो इसका लघुत्तम लगा दो 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। ध्यान रखो थोड़ा सा, कुछ नए विद्यार्थी मेरे आर्ट्स वाले, ये हो जाएगा 7/20। तो क्या इसका उत्तर 7/20 होगा? नहीं यार, 7/20 मत कर देना। देखो आपको मैं फिर बता दूं दोस्तों, आपसे पर्सनली बोल रहा हूं कि आपको आरटी निकालना पड़ता है, यही होता है तुल्य प्रतिरोध, आरटी निकालना पड़ता है। तो इसको 20/7 कर देना, 20/7 कर देना, इसको उत्तर आपका बनेगा 20/7। तो ये था आज का पेपर, कैसा लगा भाई एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। और जिसको भी बुक मंगानी है ऑर्डर कर दो, ये बुक आपको अब बढ़िया चल रहा है, पोस्ट ऑफिस का भी अच्छा चल गया, उन्होंने अपना ऐप है ना इंडियन पोस्ट का ऐप अपडेट किया है, तो एप्लीकेशन अच्छा चल रहा है, ये किताब आपको पहुंच जाएगी। चलो अब थोड़ा सा कमेंट पढ़ दूं आपके। हाँ भाई सुमन बढ़िया भाई, समित कुमार जी, हेमराज भाई, अमित पाल, कहां से है एक बार कमेंट करके बताना कहां से है, कौन भाई कहां से, एक बार ईमानदारी से। अमित पाल जी तो बिहार से चल रहा है, सुमन, कालूराम, लक्ष्मी नारायण भाई, चलो एक बार कमेंट करके ये तो लिख दो कि आप कहां कहां से वीडियो देखते हो, है ना। कुछ भाई, राजवीर भाई, कालूराम, चलो जल्दी से एक बार बता दो दखन कौन कहां से है। अब कुछ तो दौसा, कुछ तो लिखेंगे दौसा, कोई गंगापुर, कोई यूपी, बिहार, जयपुर, भरतपुर, है ना, विवेक कुमार, मनीष सर, इसका पीडीएफ तो सब जितने पेपर हो रहे अपना टेलीग्राम चैनल है डाबरा क्लासेज के नाम से, स्पेस मत देना, DABRA डाबरा क्लासेज। गुजरात से, बढ़िया भैया। अरे यार तेरी आईडी का नाम चेंज कर ले यार दादा, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, वोट चोर के नाम से आईडी बना रखी है ना। चलिए झारखंड से भी बच्चे हैं,
जयपुर से भी है, यूपी से भी काफी बच्चे हैं, दौसा से भी, यहाँ से भी देखते हैं, बिहार से है। चलिए बहुत अच्छा है, आप खुश रहो। और देखिए एग्जाम डेट नहीं है, मैं तो कह रहा हूं लिमिट से ज्यादा पढ़ो। मैं तो बस यही कहता रहूंगा, लिमिट से ज्यादा पढ़ो और लिमिट से ज्यादा पढ़िए। पूजा भाई झारखंड से, बिलासपुर से, एक तो यार हिंदी में लिखवा करो आप। बिहार से समित जी, मुकेश जी, है ना, हिंदी में लिखवा करो दादाओ, क्योंकि मैं साधारण हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, है ना। मेरी और इंग्लिश के बीच में 36 का आंकड़ा है। सही बात तो यही, ईमानदारी, मेरे और इंग्लिश के बीच में 36 का आंकड़ा, फिर भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता हूं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को, है ना। लिख दिया करो, हिंदी में लिख दिया करो जो मैं पढ़ दूं। अलवर भी पढ़ा हूं, आ रहा है एमपी से, है ना, महेंद्र कुमार जी, राज मीणा, थैंक यू सबको। बाकी का हमारा एक लाइव बैच है, ये बुक आप ऑर्डर कर दो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और साइंस जो है आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो, 299 वाला, आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई सपोर्टरा वासियों, क्या हो रहा है माधोपुर के आसपास, भैया ज्यादा देखने भी मत जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, है ना, माधोपुर वासियों, है ना, और करौली वासियों, मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा कि पानी के आसपास मत जाना, पानी के आसपास भी मत जाइए, देखने भी मत जाइए। आप भाइयों से मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, करा देंगे करा देंगे, पहले एक बार ये करा दूं, फिर ग्रुप डी के पेपर कराऊंगा, देखिए बाकी का बाद में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।